तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा है तो शायद आप बिना सोचे अमेरिका का नाम लेंगे। कुछ लोग चाइना कहेंगे और कुछ इंडिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज की दुनिया की इकोनॉमी का फ्यूचर किसी सुपर पावर के हाथ में नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पर डिपेंड करता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। ये आइलैंड इतना छोटा है कि इसका एरिया सिर्फ लगभग 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन भी सिर्फ 2.3 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसके बावजूद इस आइलैंड को लेकर अमेरिका और चाइना जैसे दो सुपर पावर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। रोज फाइटर जेट्स इसके आसपास उड़ते हैं, नेवल शिप्स पेट्रोल करते हैं और दुनिया भर के लीडर्स इसके फ्यूचर को लेकर स्टेटमेंट देते रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कल इस आइलैंड के आसपास कोई वॉर शुरू हो जाए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा। हो सकता है आपका अगला स्मार्टफोन लॉन्च डिले हो जाए, कार कंपनीज अपना प्रोडक्शन रोक दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ स्लो हो जाए, स्टॉक मार्केट गिरने लगे और दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस अचानक बढ़ जाए। और ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, ये आज की रियलिटी है और इस रियलिटी का नाम है ताइवान। आज ताइवान दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स में से एक है। लेकिन अगर आप किसी आम इंसान से पूछें कि ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है तो शायद ज्यादा से ज्यादा जवाब मिलेगा कि चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है। ये जवाब गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी भी नहीं है। ताइवान की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना उस पर अपना क्लेम करता है। इसकी असली इम्पोर्टेंस उस चीज में छुपी है जिसे हम रोज यूज करते हैं, लेकिन शायद कभी उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। और वो चीज है सेमीकंडक्टर चिप। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी निकाल दी जाए तो फोन बंद हो जाएगा। अगर स्क्रीन टूट जाए तो फोन यूज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर फोन के अंदर का प्रोसेसर ही ना हो तो फोन से प्लास्टिक और मेटल का डब्बा बन जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर ही फोन का ब्रेन होता है और प्रोसेसर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है। अब से स्मार्टफोन ही नहीं, आज लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, फाइटर जेट, मिसाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स तक हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है। अगर चिप्स बनाना एक दिन के लिए भी रुक जाए तो मॉडर्न इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा रुक सकता है। और ये बात दुनिया को कोविड-19 के बाद अच्छी तरह से समझ आई है। पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन टूट गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन भी अफेक्ट हुआ था। रिजल्ट ये हुआ था कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्लो करनी पड़ी थी। इवन कई कंपनीज के पास गाड़ियां बनाने के लिए इंजन और स्टील्स तो थे, लेकिन एक छोटी सी चिप नहीं थी और बिना उस चिप के पूरी कार कंप्लीट नहीं हो सकती थी। और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरीज डिले हो गई थी। गेमिंग कंसोल्स की वेटिंग लिस्ट महीनों तक चलती रही। स्मार्टफोन्स महंगे हो गए और तब दुनिया को पहली बार रियलाइज हुआ कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कितनी क्रिटिकल है। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब एक्सपर्ट्स ने बताया कि दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का मेजॉरिटी प्रोडक्शन एक ही आइलैंड पर होता है और वो है ताइवान। जी हाँ, सिर्फ ताइवान। और इस इंडस्ट्री के सेंटर में है एक कंपनी जिसका नाम शायद आम लोगों ने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन जिस पर दुनिया का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी डिपेंड करती है। और इस कंपनी का नाम है TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एप्पल के आईफोन के प्रोसेसर, एनवीडिया के AI चिप्स, AMD के प्रोसेसर, क्वालकॉम के मोबाइल चिप्स, इन सब के एडवांस वर्जन की मैन्युफैक्चरिंग लार्जली TSMC करती है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स ताइवान को द सिलिकॉन शील्ड भी कहते हैं। यानी ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और उसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीजन भी। ऑल्सो क्योंकि अगर ताइवान में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो सिर्फ ताइवान का नुकसान नहीं होगा, अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी झटका लगेगा, यूरोप की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्लो होगी और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। एक छोटा सा आइलैंड पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है, ताइवान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर ताइवान इतना इम्पोर्टेंट है तो चाइना इसे अपनी टेरिटरी क्यों नहीं मानता है? और अगर ताइवान प्रैक्टिकली अपनी गवर्नमेंट चलाता है, अपनी मिलिट्री रखता है, अपनी करेंसी यूज करता है और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाता है, तो फिर ऑफिशियली इसे इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों नहीं माना जाता? ये कंफ्यूजन आज की नहीं है, इसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। उस वक्त चाइना के अंदर एक ऐसा सिविल वॉर चल रहा था जिसने सिर्फ चाइना का फ्यूचर नहीं बदला बल्कि पूरी एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी सिविल वॉर की वजह से आज ताइवान और चाइना के बीच दुनिया का सबसे सेंसिटिव टेरिटोरियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 1949 में जाना होगा। उस वक्त चाइना एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। एक तरफ थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसका नेतृत्व माओ जेडोंग कर रहे थे, दूसरी तरफ थी नेशनलिस्ट पार्टी जिसके लीडर थे चियांग काई शेक। दोनों का गोल एक ही था, चाइना पर कंट्रोल, लेकिन दोनों का विजन बिल्कुल अलग था। कम्युनिस्ट पार्टी एक सोशलिस्ट सिस्टम बनाना चाहती थी जहां स्टेट का कंट्रोल ज्यादा हो, वहीं नेशनलिस्ट पार्टी एक अलग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करना चाहती थी। सालों तक दोनों के बीच सिविल वॉर चलती रही, कभी एक साइड जीती कभी दूसरी। लेकिन 1949 में सब कुछ बदल गया। माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल हासिल कर लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। चियांग काई शेक और उनकी गवर्नमेंट अपने लाखों सपोर्टर्स के साथ मेनलैंड छोड़कर ताइवान चले गए और यहीं से ताइवान की मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। ताइवान पहुंचने के बाद चियांग ने कहा
कि उनकी गवर्नमेंट ही असली चाइना की लीगल गवर्नमेंट है और एक दिन वो मेनलैंड चाइना को वापस लेके रहेंगे। दूसरी तरफ बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कहना था कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और एक दिन उसका रीयूनिफिकेशन जरूर होगा। यानी एक ही चाइना को रिप्रेजेंट करने का दावा दो अलग गवर्नमेंट कर रही थी और इसी वजह से ताइवान का स्टेटस आज भी दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल इशू में से एक है। अब सवाल ये है कि अमेरिका इस कहानी में कहाँ से आया? इसका जवाब कोल्ड वॉर में छुपा हुआ है। 1949 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। अमेरिका को लगता था कि अगर एशिया में कम्युनिज्म तेजी से फैलता गया तो उसकी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा। इसीलिए अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट करना शुरू किया। अगले कई दशक तक अमेरिका ने ताइवान को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया, लेकिन धीरे धीरे ताइवान की इकोनॉमी ग्रो होने लगी। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन ताइवान की असली सक्सेस स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 1970s और 1980s के दौरान दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर और बाद में पर्सनल कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ने लगी। इसी वक्त ताइवान ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया। ताइवान ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट असेंबल करने पर फोकस नहीं किया, उसने उन प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाने का डिसीजन लिया और जो है सेमीकंडक्टर चिप्स। ये डिसीजन आज हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि डिकेड्स ऑफ रिसर्च, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और एक्सट्रीमली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। क्योंकि एक एडवांस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाना किसी नॉर्मल फैक्ट्री जैसा नहीं होता। इसकी कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है और फैक्ट्री के अंदर हवा तक को इतना क्लीन रखना होता है कि ऑपरेशन थिएटर भी उसके सामने नॉर्मल लगे, क्योंकि एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी चिप को खराब कर सकता है। और इसी दौरान ताइवान ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। इस कंपनी का नाम था ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऑल्सो उस वक्त ज्यादातर कंपनीज खुद ही चिप्स डिजाइन भी करती थी और मैन्युफैक्चर भी, लेकिन टीएसएमसी ने कहा आप चिप डिजाइन करो, मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे। और ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनीज टीएसएमसी के पास आने लगी। आज एप्पल अपने प्रोसेसर डिजाइन करता है, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चर टीएसएमसी से कराता है। एनवीडिया दुनिया के सबसे पावरफुल एआई चिप्स डिजाइन कर दी है, लेकिन उनका प्रोडक्शन भी लार्जली टीएसएमसी से करती है। एएमडी, क्वालकॉम, मीडियाटेक और कई दूसरी कंपनीज भी इसी मॉडल पर काम करती है। यानी अगर आप एआई, स्मार्टफोन या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ताइवान उस कन्वर्सेशन का हिस्सा जरूर होता है। और इसी वजह से ताइवान को सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का हार्ट कहा जाता है। लेकिन यहीं से चाइना का कंसर्न भी और बढ़ जाता है। सोचिए, एक ऐसा आइलैंड जिसे चाइना अपनी टेरिटरी तक नहीं मानता है, वही आइलैंड दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करता है और उस आइलैंड के साथ अमेरिका के क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी है। ये कॉम्बिनेशन नेचुरली टेंशन क्रिएट करता है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है। फाइटर जेट रेगुलर बेसिस पर ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के पास देखे जाते हैं। नेवल एक्सरसाइजेस बढ़ी है और मिलिट्री ड्रिल्स भी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में अपनी प्रेजेंस मेंटेन करता है और यहीं से ताइवान सिर्फ चाइना और ताइवान का इशू नहीं रहता, ये अमेरिका और चाइना के बीच स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का सेंटर भी बन चुका है। लेकिन अगर कल चाइना सच में ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। कुछ साल पहले अगर दो कंट्रीज के बीच वॉर होती तो उसका इफेक्ट ज्यादातर उस रीजन तक ही सीमित रहता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को इतना इंटरकनेक्टेड बना दिया है कि आज किसी एक इम्पोर्टेंट रीजन में क्राइसिस आता है तो उसका वेव पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंचता है और ताइवान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। सोचिए, आप अगर एक स्मार्टफोन खरीदते हैं, हो सकता है उसका डिजाइन अमेरिका में हुआ हो, डिस्प्ले साउथ कोरिया से आया हो, कैमरा सेंसर जापान ने बनाए हो, असेंबली वियतनाम या इंडिया में हुई हो, लेकिन स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, उसका एडवांस्ड प्रोसेसर, बहुत संभव है कि ताइवान में ही मैन्युफैक्चर हुआ हो। यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कई कंट्रीज मिलकर काम करती हैं और इसी सिस्टम को ग्लोबल सप्लाई चेन कहा जाता है। अब अगर ताइवान में प्रोडक्शन रुक जाए तो सिर्फ ताइवान की फैक्ट्रीज बंद नहीं होंगी, पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी। और कोविड के दौरान हमने इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखा था और ये सब तब हुआ था जब ताइवान में वॉर नहीं थी, सिर्फ सप्लाई चेन डिसरप्शन थे। अब इमेजिन कीजिए कि अब एक एक्चुअल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। ताइवान स्ट्रेट, जहाँ से दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स गुजरते हैं, अनसेफ हो सकता है। शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो जाएगी, कार्गो मूवमेंट स्लो हो जाएगा, इंटरनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन रोक सकती हैं, स्टॉक मार्केट पैनिक में आ सकता है और सबसे बड़ा झटका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री को लगेगा। आज एआई रिवॉल्यूशन की बैकबोन सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई को ट्रेन करने के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होती है। एनवीडिया जैसे कंपनीज जो एडवांस्ड एआई चिप्स डिजाइन करती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग लार्जली ताइवान की फैक्ट्रीज में ही होता है। अगर
अगर ये प्रोडक्शन रुकता है तो एआई डेवलपमेंट की स्पीड भी स्लो हो सकती है। डाटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सब इम्पैक्ट होंगी। यानी ताइवान का इशू सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इकोनॉमी का भी इशू है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर ताइवान इतना इंपॉर्टेंट है तो चाइना डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लेता? इसका जवाब सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी। चाइना जानता है कि ताइवान पर मिलिट्री ऑपरेशन आसान नहीं होगा। ताइवान सिर्फ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जियोग्राफिकली भी काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके लार्ज स्केल इन्वेजन करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट मिलिट्री ऑपरेशन में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ऑफिशियली क्लियर नहीं करता है कि अगर कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो एग्जैक्टली क्या करेगा। इस पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, उसे डिफेंसिव वेपन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ओपनली कमिटमेंट भी नहीं देता कि वॉर की सिचुएशन में उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। और ये अनसर्टेनिटी ही कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक डेटरेंस का काम करती है। अब चाइना को एग्जैक्ट रिएक्शन का पता नहीं होता और ताइवान को भी अपना डिफेंस स्ट्रेंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। बट ताइवान की स्टोरी सिर्फ अमेरिका और चाइना तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन इंडिया से भी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना हो या चिप डिजाइन कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना हो, इंडिया का फोकस क्लियर है। गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की है और कई ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज भी किया है। इसका रीजन भी वही है जो ताइवान की स्टोरी हमें सिखाती है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से बिजनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी ही स्ट्रैटेजिक पावर है। जो कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगी वही फ्यूचर की इकोनॉमी और सिक्योरिटी में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी। इसीलिए अमेरिका भी अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप अपनी चिप इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। जापान और साउथ कोरिया भी हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया धीरे धीरे एक नए फेज में एंटर कर रही है, जहां ऑयल के साथ साथ सेमीकंडक्टर चिप्स भी स्ट्रैटेजिक रिसोर्स बन चुके हैं। इवन एक वक्त था जब कंट्रीज ऑयल फील्ड्स के लिए कम्पीट करती थी, लेकिन आज कंट्रीज चिप फैक्ट्रीज के लिए कम्पीट कर रही हैं। और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल बट सेमीकंडक्टर चिप्स आर द न्यू रिफाइनरीज। इसके साथ ताइवान की स्टोरी हमें एक और इम्पोर्टेंट लेसन भी देती है कि किसी भी कंट्री का साइज हमेशा उसकी इंपॉर्टेंस डिसाइड नहीं करता। ताइवान एरिया के हिसाब से छोटा है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिकेशन की वजह से उसने अपनी ग्लोबल इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ा ली है कि आज दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज भी किसी न किसी लेवल पर उस पर डिपेंड करती है। और शायद इसीलिए ताइवान को लेकर दुनिया इतनी सेंसिटिव है, क्योंकि अगर ताइवान स्टेबल रहता है तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम भी स्टेबल रहता है। लेकिन अगर ताइवान में इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका इम्पैक्ट स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एआई, डिफेंस सिस्टम और ग्लोबल इकोनॉमी तक हर जगह देखने को मिल सकता है। तो अब जब भी आप न्यूज में चाइना ताइवान टेंशंस की हेडलाइन देखें तो उसको सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का टेरिटोरियल डिस्प्यूट मत समझिए। ये एक ऐसी स्टोरी है जहां हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और शायद इसीलिए ताइवान को दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी दुनिया के फ्यूचर उस जगह पे डिपेंड करता है जो वर्ल्ड मैप पर सबसे छोटी नजर आती है। तो आपका क्या मानना है इस वीडियो को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।